wars will happen, conflicts will be there. इस लड़ाई के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं। इजी नहीं है पाकिस्तान को मारना, इजी नहीं है आज़ाद कश्मीर को लेना। सिंकियांग वाज ए पार्ट ऑफ कश्मीर स्टेट, वो अब चाइना के पास है। ये नेहरू जी की गलती थी, ही वॉज ए पैसिफिस्ट। यदि आप कहें कि 7 साल के बच्चे को अवेयरनेस नहीं होगी तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। एक बार बच्चे डर गए, हाँ जी, तो उस डर से उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। हमारे मिसाइल स्क्वाड्रन्स दे वर मूविंग, सड़क पे थे जब पाकिस्तान की ऊपर से बॉम्बिंग शुरू हुई। उन दिनों एयरफोर्स वाज वेरी स्मॉल। चारों तरफ का असला, चारों तरफ की फौज जमा कर ली। एक ही हमारे कज़न पीछे रह गए थे, who was killed। वो जो हुआ है कि लड़ाई में मौत हो जाती है, यस होती है, बट इट कुड बी हैपनिंग टू यू आउटसाइड ऑल्सो। वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला। इस एपिसोड में मैं आपकी होस्ट वंदना सक्सेना बात करूंगी अपने पापा से, विंग कमांडर डीपी सूद, 91-year-old वेटरन जिनको प्रेसिडेंट की स्पेशल रिकमेंडेशन मिली है। अपने लाइफ टाइम में उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को भी एक्सपीरियंस किया है और 4 वॉर्स, कुछ वॉर्स ऑन द फ्रंट इन सर्विस एंड सम वॉर्स बाय बीइंग एट होम। उनके एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे कि अनसर्टन और कॉन्फ्लिक्ट टाइम्स में हमें अपने पेरेंटिंग जर्नी को कैसे स्टेयर करना है ताकि वो स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा निकल कर आए। डू ट्यून इन एंड वॉच। टेंशन, आजकल के पेरेंट्स की लाइफ में एक नई टेंशन उभर कर आई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। एक वॉर लाइक सिचुएशन जिसके बारे में हम पेरेंट्स अक्सर बच्चों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि उनके बचपन के मेमोरीज़ में वॉर तो बिल्कुल ना जाए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इस बातचीत को हम कारपेट के अंदर ही डाल दें और ओपन कम्युनिकेशन बिल्कुल ना करें। लेकिन बच्चे सोशल मीडिया और न्यूज़ के थ्रू सारे एक्सपीरियंस को देख रहे होते हैं। आसपास हुआ ब्लैकआउट या आसमान में उड़ते हुए ड्रोन्स या मिसाइल्स या फाइटर प्लेन्स उनको दिख रहे होते हैं। एज पेरेंट्स हमें बच्चों से वॉर के बारे में किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, आइए इस एपिसोड में हम बात करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर से, विंग कमांडर सूद, मेरे पापा। तो पापा आप बताइए कि वॉर के बारे में पेरेंट्स को बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए। ऐसा है कि हम बहुत छोटे बच्चे थे when India got partition and we faced tension at that stage. हाँ जी, Of course, I was about 10, but they were younger children, but it had to be faced. हाँ जी, So, in nutshell, if there is a factual situation जिसकी टेंशन हो या स्ट्रेन हो तो उसको फेस करना ही होता है। अच्छा, और बच्चों को अर्लियर वो सीख जाएं इसके बारे में बेटर है उनके लिए। ऑफ कोर्स उनको पूरी प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है हाँ जी, एंड दे शुड नॉट गेट ट्रॉमेटाइज्ड। हाँ ट्रॉमा नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। सो वी हैव टू क्रिएट ए वेरी मिक्स्ड एटमॉस्फेयर हाँ जी, जिसमें डर भी है, हाँ जी, स्ट्रेन भी है, हाँ जी, वरी भी है, हाँ जी। लेकिन रियलिटी भी है। अच्छा, सिंस दैट रियलिटी है ऑन द ग्राउंड तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अच्छा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। सायरन बजते हैं, बैंग बैंग होती है, हाँ जी, प्लेन्स उठते हैं, the sound of planes is what it is. हाँ जी, And sometimes if a missile comes, हाँ जी, then of course you know what the bang is like. So children will pick up
तो इसलिए as soon as we can explain to them कि सिचुएशन क्या है, उनके लिए भी बेटर है, आपके लिए भी बेटर है। वेरी नाइस। मतलब बच्चों को रियलिटी फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। एज पेरेंट्स हमें इसके बारे में बच्चों से बात करनी ही पड़ेगी। तो अब आप मुझे बताओ, समझिए, सोचो कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ आजकल के समय में। मैं एक छोटा बच्चा हूँ और आपको आजकल के बच्चों का एक्सपीरियंस है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख के या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देख के। तो अगर आज के टाइम में अगर आपने मुझे वॉर के बारे में बताना हो, और चलिए मैं सिर्फ 10 साल की हूँ, तो आप मुझे कैसे समझाओगे वॉर के बारे में? 10 साल के बच्चे में अवेयरनेस होती है, हाँ जी। लेकिन आप 5-6 साल का बच्चा होगा, उसमें अवेयरनेस नहीं होती है अच्छा उतनी। जी। तो एक्सप्लेनिंग करनी पड़ती है बिल्कुल टॉडलर्स एंड अपवर्ड्स अप टू 5-6 साल के बच्चे। हाँ जी। बट 10 साल के बच्चे को पता है क्या हो रहा है, हाँ जी। और आजकल अवेयरनेस बहुत है बच्चों में। हाँ जी। टीवी भी है एंड टीवी पे इट गोज़ ऑन, और एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही होता है, और जो भी घर में आएगा वो लड़ाई के बारे में बात तो करेगा ही। हाँ जी। बच्चे को आप एक्सप्लेन करें या ना करें, हाँ जी। वो पिकअप तो करेंगे ही कि हाँ क्या जी। हो रहा है। हाँ जी। इसलिए उनका जो डर है उसको हमें हटाने की ज़रूरत होती है, हाँ जी। और ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि लड़ाई होगी, उसको फेस भी करना है, लेकिन लड़ाई में कैजुअलिटी इज़ नॉट 100%। कैजुअलिटीज एज परसेंटेज इज सो लो, हाँ इट्स जी। नेग्लिजिबल। हाँ जी। बट ऑफ कोर्स जो लोग हर्ट होते हैं, जी। इंजरी होती है, जी। उनके लिए तो इट इज़ 100%। हाँ जी। तो मतलब बच्चों को बताना पड़ेगा कि वॉर में कैजुअलिटी होती है। वॉर में एक तरह से दो नेशंस में लड़ाई होती है, और वो लड़ाई किस वजह से होती है, इन चीज़ों के बारे में बच्चों से हमें बात करनी पड़ेगी। अब आप 2-3 चीज़ें ले आई हैं। हाँ जी। 2 नेशंस, हाँ जी। बच्चों को पता नहीं होगा कि 2 नेशंस क्या होती हैं। अच्छा। तो पहले तो उनको यही समझाओगे, और फिर लड़ाई क्यों हो रही है, दुश्मनी क्यों है, हाँ वो जी। भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इट पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है हाँ जी। कि उनको समझाएं, हाँ जी। लेकिन डर का एटमॉस्फेयर ना कन्वे करें, अच्छा। बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। यदि बच्चों को डरा ही दिया तो फिर एक बार बच्चे डर गए हाँ जी। तो उस डर से उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। सो इट्स ए स्लो प्रोसेस। अच्छा। बच्चों को बताना असेंशली स्लो प्रोसेस है, बट बताना तो पड़ेगा ही। बताना पड़ेगा, बातचीत करनी होगी। स्लो प्रोसेस है, मतलब ये कुछ सालों तक चलेगी। धीरे धीरे उनसे बात कर कर बच्चों को रियलिटी के लिए हमें तैयार करना पड़ता है। अब मैं यहाँ से बात करना चाहूँगी कि मैंने अभी देखा आपको, आपका एक पुराना और एक नया रूप निकल कर आया वॉर के टाइम पर, जब मेरे अपने बच्चे बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे, और मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे कि मम्मी आप चंडीगढ़ से हटकर दूर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, बिकॉज दे वांटेड अस टू बी सेफ। तो मैंने देखा कि आप बहुत स्ट्रांग थे, आप बहुत फोकस थे, आप मतलब हमें गाइड कर रहे थे। आपको देखकर हमें भी इंस्पिरेशन मिल रही थी। तो ये ट्रेनिंग आपको कैसे मिली कि आसपास का माहौल इतना
हलचल वाला, इतना एक तरह से डरावना तो था, पर आप अपने में सिमटे हुए थे और हमें इंस्पायर कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा इलाबरेट कीजिए। एक तो फौज में यू आर ट्रेंड कि लड़ाई कभी ना कभी तो आपके करियर में फेस करनी पड़ेगी। जी। 71 वॉर, आप बच्चे थे, हाँ। हम एक्टिव प्लेस पे थे, जहाँ पे जिस दिन बॉम्बिंग हुई फर्स्ट डे, हम कैंटीन में सामान खरीद रहे थे खड़े, और एक बंदा आया, उसने आके बोला ये रियल है, ये रिहर्सल नहीं है। तो एवरीबॉडी स्क्रैम्बल्ड, भागे घर घर। क्यों भागे? क्योंकि बच्चे घर पे थे। हाँ जी। तो योर फर्स्ट कंसर्न बच्चों के लिए था ही, तब भी था, और अब आपका भी ही वैसे ही होगा। हाँ जी। सो एज पेरेंट आप उतना सब कुछ करते हो जो कर सकते हो हाँ जी। कि बच्चों को भय ना आए, जिंदगी भर के लिए वो जो बुरे सपने होते हैं वो ना आए। हाँ जी। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी कह लो या नेचुरल इंस्टिंक्ट कह लो, हाँ ये जी। पेरेंट्स का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हाँ जी। कि बच्चों को ऐसे समझाएं कि वो ज़िंदगी भर इस ट्रॉमा को, इस डर को लेके सफ़र ना करें। मतलब बच्चों को भयानक सपने ना आए जिससे उनको ट्रॉमा हो, उन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, और उनको रियलिटी फेस करने के लिए बातचीत करके, स्लो प्रोसेस है जो, उससे हम तैयार कर सकते हैं। आप उनको कुछ कह रहे थे? रियलिटी से मत दूर रखिए। अच्छा। अगर बॉम्ब गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं, और वो हर जगह नहीं होती हैं। हाँ जी। ये जो बॉम्ब्स शूटिंग, ये लोकलाइज सिचुएशन होती है। हाँ जी। ये जो कॉन्सेप्ट था बड़ी लड़ाई, हाँ जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हो गया। अच्छा। आजकल लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाँ जी। अब जैसे अभी का सिचुएशन ले लो, ये लोकलाइज्ड सिचुएशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, हाँ जी। और सेम थिंग यूक्रेन रशिया, सेम थिंग। हाँ जी। It's a war, but हाँ जी। localized हाँ जी। situation. जी। It is between Russia and Ukraine, but it is localized, not widespread. So बच्चे ये, क्योंकि आजकल टीवी का ज़माना है, तो बच्चे एक साइड पे देखेंगे लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, ड्राना एटमॉस्फेयर है, दूसरी तरफ वो देखेंगे एटमॉस्फेयर नॉर्मल है। आपकी जगह पे भी नॉर्मल हो सकता है, टीवी पे भी नॉर्मल दिख सकता है, कन्वर्सली दोनों चीज़ें उल्ट भी हो सकती हैं। टीवी पे डरावना हो सकता है, आपका एक्चुअल कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये एक रियलिटी है। हाँ जी। और मेरे ख्याल में इस एज में, इस टाइम में अवेयरनेस बच्चों की बहुत जल्दी आती है। हाँ जी। यदि आप कहें कि 7 साल के बच्चे को अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। अवेयरनेस होती है बच्चों में। बच्चों की अवेकनिंग का आजकल इज एट वेरी अर्ली एज। पहले तो आई मीन लाइक माई ग्रेट ग्रैंड डॉटर 1 year शी इज गॉन टू स्कूल। अब स्कूल जाएगी तो कुछ तो सीखेगी, सीखने का मतलब है अवेयरनेस तो होएगी। सो बच्चों को यू कांट टेक इट एज ए गिवन कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी।
सो अगर डिलिबरेट हो जाए तो अच्छा होगा, रादर दैन चिल्ड्रन लर्निंग एज ए शॉक अकरेंस और शॉक डिस्क्लोजर। वेल बहुत अच्छा बोला आपने कि डेलिब्रेट एक कॉन्वर्सेशन से बच्चों को रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार किया जाए, ताकि उनके लिए ये शॉक एक्सपोजर ना हो, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशंस आजकल के टाइम में एक शायद एक मतलब कहना नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। तो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे पुराने ज़माने की पीछे तरफ। आपने तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कहानियां हैं, तो कुछ कहानियां सुनते हैं आपसे। 1947 के बारे में बात करते हाँ, हैं, अच्छा किया, जब आप कसूर से। अच्छा किया आपने पूछ लिया। हाँ जी। बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। हम एक्चुअली बचपन में, हमारे ज़माने में छुट्टी का मतलब होता था आप अपने नानके चले जाओगे, वहाँ छुट्टी बिताओगे। ये नहीं होता था कि हॉलीडे होगी पहाड़ पे चले गए। वेरी few people had that privilege. हाँ जी। People did have that privilege, but not many. Very few, हाँ जी। extremely few. हाँ जी। तो हमारे नानके थे मोगा में, हाँ हम जी। थे कसूर में। लेकिन जब लेट 46 ये भयानक सिचुएशन शुरू हो गई थी। कसूर वाज ए मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी। हाँ जी। सोशल इन्वायरमेंट भी ऐसी ही थी। हाँ जी। मुसलमान दोस्त थे हमारे शुरू में, जी। लेकिन जब ये आग लगी तो दोस्त दोस्त न रहा, उसकी सिचुएशन हो गई। हाँ जी। तो हम मोगा आ गए थे अच्छा। और हमारे दादाजी अकेले कसूर में पीछे थे, लेकिन वो भी उठ के आ गए सभी घरों को ताले लगा के। एक ही हमारे कज़न पीछे रह गए थे, हु वाज किल्ड, और उसकी खबर हमें मिली। सो एंड सो, वो नहीं पहुंच पाया, बाकी सब पहुंच गए। और बड़ा बड़ा ख़ानदान बड़े लंबे चौड़े होते थे, और हम एक घर में जिसमें 3 कमरे थे, 20 लोग थे। अच्छा। और कोई चारा नहीं था। सारा टाइम एक जगह आप बैठ के टाइम बिता नहीं सकते। सो छोटी मोटी बात होती थी तो आप बाहर देखते थे। लेकिन वो पार्टीशन का टाइम तो रिकॉल करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। पता नहीं आपको बताऊं या ना बताऊं। पाकिस्तान से जो ट्रेन आती थी, कटे हुए बंदे बच्चे ट्रेन में भर भर के आते थे, ऐसे ही इधर से जाते थे। बड़ा खौफनाक टाइम था, बड़ा डर का टाइम था। तो 10 साल की उम्र में यदि मैंने देखा तो वो आपके उसका असर तो जाता नहीं, वो तो रहता ही है। अच्छा। लेकिन कन्वर्सली एक बार यदि आपने देख लिया तो हर चीज़ देखने को, एक्सपेक्ट करने को आप यू आर काइंड ऑफ रेडी। मतलब एक रेजिलियंस बिल्ड हो और जाती है। रेजिलियंस बिल्ड हो जाती दोनों तरफ की बात है, दहशत भी हो जाती है और दहशत, रेजिलियंस भी हो जाती है। ये होता है, आपको रियलाइजेशन होती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी नेसेसरीली नहीं होती। एडवर्स भी होती है, एडवर्सिटीज़ भी होती हैं, एंड गुड एंड बैड इज़ ए मिक्सचर which everybody faces in life.
गुड एंड बैड इज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ये तो चलता है। तो ये जो आपका ये एक्सपीरियंस रहा बचपन का, और उसके बाद आपने एयरफोर्स ज्वाइन की, एक मतलब आप फौजी बने, तो ये एक्सपीरियंस, एक कसूर से आप मोगा आए, मोगा से आपने अपनी पढ़ाई की, डीएवी स्कूल्स में आप पढ़े। नहीं, मोगा नहीं पढ़े थे। हाँ। फिर हम सेटल हो गए पट्टी, अच्छा। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारा शहर में जो घर था कसूर में था, हाँ जी। वहाँ दादाजी की प्रॉपर्टी थी, जी। वो तो गई। गांव बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया, अच्छा। लाइक दिस इज पाकिस्तान, दिस इज हिंदुस्तान, इट अच्छा। वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। हाँ। सो पट्टी सेटल हुए इसलिए क्योंकि वो ज़मीनों के पास था। अच्छा। तो मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन करी पट्टी डीएवी स्कूल से। हाँ जी। तो फिर मैं दिल्ली आ गया श्री राम कॉलेज में, और वहाँ से वेल थिंग्स वर बेटर, देवर लाइफ वाज नॉट एज हार्ड, नॉट दैट इट वाज बेड ऑफ रोजेस, हार्डशिप थी, लेकिन सपोर्ट थी, बुआ जी की सपोर्ट थी, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो 5-6 साल कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन किया। तो जैसे कहते हैं पट्टी डीएवी स्कूल से आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टॉप कॉलेज है, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की। तो पट्टी वाला स्कूल तो एक जिस तरह से कहते हैं एक छोटे शहर में एक लिमिटेड एक्सपोजर वाला था। आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जब आपकी एडमिशन हुई, तो उसमें क्या ट्रांजिशन हुई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई? एज अ चाइल्ड आप में बहुत कुछ बदलाव आया होगा उस समय, उसके बारे में बात कीजिए। जब हम पट्टी आए तो इवन इन द स्कूल वी फेस लॉट ऑफ बुलीज, अच्छा। बट वी यूज टू, टू ऑफ अस, मी एंड यंग ब्रदर, बड़े भाई तो मोगा रह गए थे कॉलेज में, तो हम उनसे लड़ जाते थे, पिटते भी थे, पीटते भी थे। अच्छा। मारपीट होती थी खूब। तो दिल्ली आए, देयर वाज नो फिजिकल, बट दैट रैगिंग यूज्ड टू बी देयर, अच्छा। but not as violent as it is in current times. अच्छा। Verbal होती थी, हाँ। nothing physical. ओके। सो रैगिंग थी, लेकिन आप अपनी रेजिलियंस की वजह से उसको कवर कर गए। हाँ, And, बिल्कुल कर गए। एंड एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ जी। हम मोर लेस गांव से आए थे, तो क्लास में एक लेक्चर हो रहा था, एस.के. भटनागर, जो डिफेंस सेक्रेटरी हुए बाद में, वो हमारे टीचर थे। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि मोटरसाइकिल का खर्चा कैसे अप्रोप्रिएट करना है। तो मैं लाइक व्हाट आई सेड, तो माइल्स कैसे काउंट करते हैं? तो somebody said to sit down, माइलोमीटर होता है। But I faced up. I said, okay, I didn't know, so I'm asking you. That was it. तो यू वर अ लर्नर, मतलब आपने अपनी स्पीड पे सब कुछ सीखा, Yes, मतलब एंड यू डिड नॉट हेजिटेट टू से कि ये मुझे आता नहीं है। I faced not only, there were so many like us. दिल्ली में तो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, जिनको रिफ्यूजीज बोलते थे लोग, बहुत थे। अच्छा। Delhi flourished later on because of refugees. Crore Bagh, Lajpat Nagar, Left Call, और वेरियस एरिया सब रिफ्यूजियों ने बसाया ना। अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अगला स्टेप आपने लिया एयरफोर्स की तरफ। अब ये एयरफोर्स लाइफ के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए, व्हाट वाज इट लाइक,
वहाँ पे आपने क्या सीखा और आपने किस समय ज्वाइन किया है, आपने पहला वॉर कब देखा? उससे पहले एक मैं लाइफ टर्निंग इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ जी। हमारे आई वॉज हॉस्टल में, लास्ट ईयर ऑफ माई एजुकेशन हॉस्टल में शिफ्ट कर गए थे हम, क्योंकि घर में बहुत लोग थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो हम ट्यूशन भी करते थे, उससे अपना गुजर होती थी। तो मैं छुट्टी घर पे आया हुआ था पट्टी। हमारे एक प्रोफेसर थे D.K. राव, जिसने मेरे बेटे वरुण को भी लेटर ऑन पढ़ाया हाँ जी। इकोनॉमिक्स। हाँ। उन्होंने मुझे पेपर से कटिंग भेजी, अच्छा एड फॉर एयरफोर्स। अच्छा। उसकी वजह से मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड थैंक्स टू प्रोफेसर D.K. राव। आई बिकेम कमीशन ऑफिसर, अदरवाइज पट्टी तो पता ही नहीं लगता। हाँ जी। लेकिन प्रोफेसर दैट टाइम, स्टूडेंट प्रोफेसर की रिलेशनशिप बड़ी डिफरेंट होती थी। प्रोफेसर्स, इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़, तो वो समझते थे कि उनकी जिम्मेवारी है कि आप और आगे बढ़ें। ये एटमॉस्फेयर था तब। तो उसकी वजह से मैं एयरफोर्स में आया। फिर हम पहुंचे कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर दैट इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस था। पट्टी से हम चलते थे, एक रात बाद दिल्ली पहुंचते थे, पूरा दिन दिल्ली रुकते थे, 2 रातें चेन्नई तक, एक दिन चेन्नई और एक रात फिर कोयम्बटूर पहुंचते थे। लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लास होती थी, और फर्स्ट क्लास बड़ी डिफरेंट होती थी इन दिनों, पूरा कंपार्टमेंट होता था 4 लोगों का, ये नहीं जो आजकल की कैबिन्स, वो नहीं। और उसमें नहाने का भी बंदोबस्त होता था। तो travel used to be comfortable, so we traveled and reached Coimbatore. Training was a tough time. 3 महीने आप you couldn't leave the camp. आपका रूटीन होता था सुबह 4 बजे उठो, गेट रेडी, आधे घंटे में, एंड इट वाज, टाइम वाज लाइक दिस, आप मिस नहीं कर सकते थे कुछ भी। यू हैड टू बी in each event at a fixed time, otherwise punishment मिलती थी, भगाते थे आपको इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग करी, एंड देयर आफ्टर ऑफ कोर्स आई बिकेम ए रेगुलर एयरफोर्स ऑफिसर, नॉट फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटीज़। एयरफोर्स में भी ब्रांचेज होती हैं, ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल, देन फ्लाइंग। और फ्लाइंग में नेविगेटर होते हैं, पायलट होते हैं, पायलट्स की भी स्ट्रीम्स होती हैं, फाइटर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। सो इट्स ए वेरी डिफरेंट लाइफ। ऑफ कोर्स उन दिनों एयरफोर्स वाज वेरी स्मॉल। हमने वो जहाज़ भी देखे जो 1938 में हमारे सीनियर्स ने उड़ाए थे, जिस पे ने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन एयरफोर्स एवोल्यूशन वाज ए वेरी स्लो प्रोसेस। मैं 84 में मैंने छोड़ा, लेकिन ये जो ग्रोथ हुई है एयरफोर्स की, वो 92 इकॉनमी ओपन अप होने के बाद ही हुई है। एक तो इंडिया डिडंट हैव द रिसोर्सेज, और इंडिया डिडंट ऑप्ट फॉर एनी ब्लॉक, पावर ब्लॉक। अगर यदि किसी पावर ब्लॉक के साथ मिलते थे, आपको एड मिल जाती थी। आप USA के साथ जाते तो लाइक पाकिस्तान,
you would be sort of tied up to USA all the time. Of course, Pakistan is a very clever country that way. That's another story. So, वहाँ से then, of course, you all came along and you have seen the life as was. So life with the Fauji father was discipline, duty and dad. तो डिसिप्लिन और सिस्टम्स हमारे घर का एक पार्ट थे, तो हम लोग उसमें बड़े हुए. और अब आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जिस तरह से हमने अपने बच्चों को पाला और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई और हाउ वी वर ब्रॉट अप, ये दो अलग अलग तरीके हैं. तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आजकल के पेरेंट्स को, जो मतलब हमारी भी अगली जनरेशन है, आजकल के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि एक थी डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड डैड, और एक जिस समय में हमने अपने बच्चों को पाला और जो आजकल के बच्चे पल रहे हैं, कुछ एक कंटिन्यूटी के बारे में बात करिए. ऐसा है, we started from there. हाँ जी. By the time we finished, we were there. हाँ जी. By the time your children have started, they are there. हाँ जी. And grandchildren, great grandchildren are there. हाँ जी. So it's an evolution of a successful journey. अच्छा. And that in itself is a blessing, हाँ जी. which everybody doesn't get. हाँ जी. So if you are blessed, stay blessed. Pass on the blessings to others also. Passing on the blessing to others is a very good mantra. And yes, if we are blessed, stay blessed and pass on the blessing to others also. That's wonderfully said. बहुत अच्छा बोला आपने. And देखा जाए तो अगर हम अब थोड़ा सा मैथ करते हैं, तो आपने अपने 91 years में Why are you disclosing my age? 91 years में, जो मैं बहुत खुशी से कहती हूँ, आपने ऐसे वाली सिचुएशंस कितनी देखी हैं, उसकी कुछ गिनती करें हम. ऐसी वाली लड़ाई, हाँ जी. एक तो फौज में जाने से लोग डरते हैं. एक बात आपको सुननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. यदि आप डेथ रेट ड्यू टू वॉर, यू लुक एट दैट, और एक्सीडेंट्स, एयरफोर्स में ऑफ कोर्स एक्सीडेंट होते हैं, फ्लाइंग एक्सीडेंट्स, एंड नॉर्मल लाइफ डेथ रेट, death in due to war is minuscule compared to what happens outside. And death is not welcome anytime. Correct. So वो जो हुआ है कि लड़ाई में मौत हो जाती है, yes, होती है, but it could be happening to you outside also. सही कह रहे हो. तो कमिंग बैक, अब आपने 91 years में, अगर मैं लेट मी जॉग माई मेमोरी, 1971 तो मैंने भी देखा है. उससे पहले आपने 1962. 62, yeah, that was interesting. मैं कलकत्ता पोस्टेड था, वेरी जूनियर ऑफिसर. 62 में मेरी सर्विस कितनी थी, 4 साल की, 3 साल. तो American Air Force, they actually, Nehru ji didn't join any block, लेकिन जब ये हमले हुए, और चाइना की लड़ाई में तो खैर बहुत ही एडवर्सिटी फेस करी फौज ने, बहुत लोग मरे, यहाँ तक कि लोगों के पास people was sent to स्नो बाउंड एरियाज, कपड़े, यूनिफॉर्म्स नहीं थी, लड़ाई का वो नहीं था, हथियार नहीं थे,
तो चाइनीज़ of course it was a very bad defeat in that area and Chinese आज भी आप देखिए सिंकियांग was हिंदुस्तान का था सारा एरिया वो that वो सिंकियांग was a part of कश्मीर स्टेट वो अब चाइना के पास है तो that was a bad time but of course अमेरिकन को ज्वाइन नहीं किया लेकिन जब ये देखा कि अब बस में नहीं है तो कैनेडी was the president then. We Indians, Indian government approached and then they moved in with fireworks and support by way of equipment. And they brought in so much we could not handle. क्योंकि ये भी बड़ा एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी में. American aircraft used to come a few tons of load. पहले तो उनका कम्युनिकेशन सेटअप आया फर्स्ट एयरक्राफ्ट फिर उनके पास हैंडलिंग इक्विपमेंट आए फिर उनकी मेस आई खाना में then people started coming in short they set up the whole thing in a day then उनका जहाज़ आता था और बहुत सामान होता था आई थिंक वो याद नहीं मुझे कितना है नहीं फ्यू टन्स और द एयरक्राफ्ट लैंड्स उधर से इधर से एक ट्रक आगे होता था ट्रक्स की फॉर्मेशन जाती थी और वो ट्रक उसकी हाइड्रोलिक बेस होता था ताकि वो उठा के जहाज़ के साथ लगाते थे और सामान खटाखट उतार देते थे 3 दिन में इतना सामान वहाँ डम एयरपोर्ट कलकत्ता एयरपोर्ट यूज्ड टू बी डम इतना जमा हो गया वो कहते पहले इसको उठाओ फिर और देंगे but we didn't have the capacity to handle it. लेकिन since Americans landed up, Chinese also got the message. They didn't back off. लेकिन उन्होंने उतना एरिया ज़रूर दबाया जितना वो दबा सकते थे. मतलब सारी कहानी आपके दिमाग में चलती थी एज अ फौजी. मतलब आपने ज्वाइन किया 4थे साल में ही आपको इसका एक्सपीरियंस हो गया. उसके बाद 1965 हुआ, फिर 1971 हुआ एंड मैनी सीरीज. तो नो वंडर कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तो यू वर लाइक अ वेटरन. आप तो बिल्कुल अपने आप को समेट के घूम रहे थे एंड यू गाइडेड अस. मुझे अभी भी याद है जब मैंने आपसे पूछा पापा कि क्या चल रहा है तो आपने ये मुझे बताया कैरी ऑन नॉर्मल लाइफ, कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, स्टे काम, पर अपने रूटीन को चलाते रहो एंड डू नॉट स्प्रेड फियर. सो ये जो Another thing I said, जी if we all stop working, what will happen to the war effort? How will you fight a war? If everybody says मैं तो डर गया घर में बैठ गया, वो होता नहीं है. Wars can be fought only if फौज is supported. करेक्ट. So that support has to come from the people. सपोर्ट. So people have adversities or the rewards of war are shared by Fauj with the people. Very interesting. We tend to forget that part. अब ये लड़ाई ख़त्म हुई, जो भी क्लेम किसी का है, पाकिस्तान कहता हम जीते,
उनकी शायद उनके पीएम का आपने देखा होगा वीडियो, अब मुलाकात होगी मैदान जंग में, शहबाज शरीफ। तो wars will happen, conflicts will be there. ये नेहरू जी की गलती थी, he was a pacifist. उन्होंने सोचा that he was the tallest leader at one time. तो he thought we can talk our way through world without fighting, which cannot happen. मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए वॉर विल हैपन, इट्स द ट्रूथ, इट्स द रियलिटी। 1971 वॉर के बारे में बताओ, क्योंकि मेरी मेमोरीज एज अ चाइल्ड 1971 वॉर की हैं। जब हम हलवारा में थे तो रात को सायरन बजता था, ब्लैकआउट होता था, एक नीचे ट्रेंच था, हम उसमें घुस जाते थे और फिर हाँ बॉम्बिंग होती थी। ये सब मेरे दिमाग में है। और एक थोड़ा सा एडवेंचर भी मुझे लगता था उस समय कि हम भागते जाएंगे, ऐसे लगता था हम डार्क रूम खेल रहे हैं। मैं करीबन 5 साल की थी उस समय। सो एज अ सोल्जर उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी फॉर योर फैमिली, उसके बारे में बताओ। मैं पहले आपको प्रेपरेशन बताता हूँ। 71 वॉर का पता था हाँ जी। कि जंग होनी है, अच्छा। और मार्च 71 से लड़ाई की तैयारी शुरू करी, सामान जमा शुरू कर दिया, और फॉर्मेशंस की पोजीशनिंग शुरू लॉन्ग टाइम बिफोर दिसंबर शुरू हो गई थी। इनफैक्ट दिसंबर में हमारे मिसाइल स्क्वाड्रन्स दे वर मूविंग, सड़क पे थे जब पाकिस्तान की ऊपर से बॉम्बिंग शुरू हुई। बट दे स्टॉप्ड एंड पाकिस्तानीज मिस्ड these formation moving in. लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। हमारी नॉर्मल स्टेशन पे स्ट्रेंथ यूज टू बी से बिलो 1500, लेकिन उस डिप्लॉयमेंट में स्ट्रेंथ तकरीबन 5000 हो जाती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब ये स्क्वाड्रन फील्ड्स में आगे जाके सेटल हुए तो इनको लोकल पॉपुलेशन ने खाने खिलाए वहाँ पे शुरू में। पंजाब में लोगों को पता है कि बॉर्डर वालों को खासकर लड़ाई होनी है और फौज आएगी एंड यू आर वेरी वेलकम। जब योद्धा बन के आप निकलते हो तो एवरीबॉडी स्टॉप्स टू गिव यू समथिंग। तो वो प्रेपरेशन अबाउट 8 months में हुई बिफोर वी गॉट इनटू शूटिंग वॉर। मतलब वॉर की प्रेपरेशन में 8 months लगे। बेटा, कलेक्टिंग मटेरियल, पोजीशनिंग पीपल, इफ यू हैव द टाइम प्रिपेयर। जब आपको पता है यू कैन डू इट। सिमिलरली, I mean, Second World War, how did Allies under Eisenhower win the war? चारों तरफ का असला, चारों तरफ की फौज जमा कर ली। Eisenhower was commander of the Allied forces. All European and other forces were under him, and people were positioned by lakhs. सो पहले तो वॉर बहुत अलग किस्म से होता था, तैयारी तो It was physical. इट वाज फिजिकल। तो अब आप बताओ कि पेरेंट्स को क्या तैयारी करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? कुछ ऐसे टिप्स दो पेरेंट को। एक तो बातचीत तो करनी है बच्चों से, लेकिन घर में क्या तैयारी करनी चाहिए हमें?
इट्स वेरी रेयर कि वॉर आए विद एडवांस नोटिस, हाँ वो नहीं होता है। लाइक अभी आपने देखा, इट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन प्रैक्टिकली 2 days, 2 दिन में ख़त्म हो गई सीज फायर। और उतने में जितना अब इस लड़ाई के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं। लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान ने आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं पकड़ा या पाकिस्तान को क्यों नहीं मारा। इजी नहीं है पाकिस्तान को मारना, इजी नहीं है आज़ाद कश्मीर को लेना। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर आप पाकिस्तान से ले सको। सो आपकी जो लड़ाई है, इट इज़ टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, रिसोर्सेज एंड बिफोर दैट योर पीपल। You want to ensure safety of your people, and for that you want to create resources and power. क्योंकि ये जो S-400 की बात हो रही है, आई थिंक लास्ट ईयर ही रशिया से खरीदा है, आना शुरू हुआ है। अभी भी कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सा, टोटल सप्लाई आई नहीं है S-400। S-400 जो इट्स हीरो है, S-400 ने मारा है जहाज़ों को। एक तो मोबाइल होता है, उसको रेडर, आई मीन टेक्नोलॉजी सच, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो फील्ड्स में भी, बाहर भी। तो ये भी इसकी तैयारी, आई मीन इफ यू लुक बैक, ever since Modi has come in, he's been preparing. He's been preparing. और ये जो पाकिस्तान के साथ हुए हैं, इट इज़ ए स्टेप अप, स्टेप बाय स्टेप। उरी किया, बालाकोट किया, उसके बाद ये किया। तो वॉर की प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप होती है, और स्टेप बाय स्टेप तभी होती है if you have the foresight and you can see that war is coming and get ready. Very few people have that. सो ये तो आपकी सारी सोच है, जो एक एज ए सोल्जर आप कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान फिर से लाना चाहूँगी कि घर में क्या करना होगा, घर के माहौल में क्या होना चाहिए। मतलब घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। ये तो एक बहुत बड़े विजन से आप देश के बारे में सोच रहे हैं। घर में क्या करना चाहिए हमको? डू व्हाट यू डू नॉर्मली। हाँ जी। बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, लायक बनाओ। अच्छा, ये नहीं सोच के बैठ सकते कि लड़ाई आ रही बैठ के, वो नहीं होता है। लाइफ गोज ऑन नॉर्मली, इट हैज़ टू। सो लाइफ हैज़ टू गो ऑन नॉर्मली। वॉर में इट मस्ट गो ऑन नॉर्मली। उसके लिए बच्चों को हमें तैयार करना होगा, बातचीत करके उनको पढ़ा लिखा कर। आई मीन बताना पड़ता है बच्चों को भी, एडवर्सिटीज फैमिली में भी आ सकती हैं। एडवर्सिटी की तैयारी बच्चों के साथ हर समय करते रहना पड़ेगा। आई मीन नॉट, आई मीन दे हैव टू बी टोल्ड के हर टाइम अच्छा नहीं नेसेसरीली नहीं होता है। टाइम अच्छे भी आते हैं, लकी वो होते हैं जिनके सारे बीत जाते हैं अच्छे। और देन ग्रेडिंग है, कईयों के बिल्कुल नहीं बीतते, कईयों के मिडलिंग होते हैं, कईयों के मोस्टली होते हैं। वॉर टाइम स्टोरीज और वॉर टाइम सायरन्स दोनों ही हमें कुछ सिखाते हैं। तो आज पापा ने मुझे सिखाया है कि चाहे पेरेंटिंग हो या फिर वॉर टाइम हो, करेज, क्लैरिटी एंड कंपैशन एक सबसे बड़े वेपन्स होते हैं। और इन्हीं वेपन से मैंने देखा है कि पापा ने अपनी लाइफ जी है, और हमें हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में ड्यूटी, कंपैशन, डिसिप्लिन, दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
इसी तरह से वॉर्स लड़े जाते हैं और इसी तरह से हमें अपनी पेरेंटिंग जर्नी की एवोल्यूशन करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि हम सोचें कि वॉर के बारे में बातें नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ अ रियलिटी। और ये चीज़ भी हमें याद शायद रख ही लेनी चाहिए कि वॉर का एक्सपीरियंस भी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ही होता है। सो थैंक यू वेरी मच पापा। आपसे बात कर कर मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गई, और जो आपने आज बातें मेरे साथ शेयर की हैं वो कुछ नई रेवोल्यूशंस हुई हैं मेरे लिए। पढ़ते लिखते और अपना अपना काम करते करते कभी कभी हमने बचपन में ये बातें नहीं की। तो इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड एब्सोल्यूट जॉय फॉर मी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन with you. Thank you for being with us at Parenting की पाठशाला. Thank you. I enjoyed it. And parents, अगर आपको ये podcast पसंद आए so do like, share and subscribe to the channel Parenting की पाठशाला, where we make parenting fun and easy. मतलब स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर का समय आपकी पेरेंटिंग के लिए किस तरह का था। डू शेयर, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग जर्नी ऑफ एवोल्यूशन टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।